17 दिसंबर 1995 को रात के 1 बजे वेस्ट बंगाल के पुरुलिया के आसपास झालदा पुलिस स्टेशन के अंदर खटांगा, बेलामू, मरामू, बेराडी और बारूडी नाम के गांव के आसपास जब रात को लोग सो रहे थे, उस वक्त आसमान से कुछ ऐसा गिरा जिसे देखकर आर्मी भी शॉक हो गई। रात के अंधेरे में एक एयरक्राफ्ट ने ड्रॉप किया था AK-47 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक ग्रेनेड्स, नाइट विजन डिवाइसेस और लाखों गोलियां, और ये सब के सब एक आम गांव में गिरा दिए गए। अगले दिन की सुबह वहाँ के लोकल लड़कों के ग्रुप ने देखा कि खुले खेत में बहुत सारे वुडन कैरेट्स पड़े हुए हैं। आप सोच कर देखिए, इतने सारे एम्यूनेशन, और वो भी एक नॉर्मल लोकेलिटी में। और धीरे धीरे जब वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, बहुत सारे लोगों ने उन बॉक्सेस को तोड़ना स्टार्ट किया और उनमें से आर्म्स को लेकर अपने घरों की तरफ भागने लगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन वुडन कैरेट्स पर लिखा था कमांडेंट कैड राजेंद्रपुर कंटोनमेंट बांग्लादेश, और इसके साथ साथ उसमें कुछ रशियन राइटिंग्स भी थी। आगे आपको पता चलेगा कि क्यों उस पर ये टेक्स्ट लिखे हुए थे। आगे चलकर जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है, तब ये पता चलता है कि ये लातविया रजिस्टर्ड एक कार्गो प्लेन था जिससे इतना सारा एम्यूनेशंस ड्रॉप किया गया था। इस एयरक्राफ्ट का सीरियल नंबर था AN-26 और इसे कराची से होते हुए वाराणसी से रिफ्यूलिंग करके कोलकाता से होते हुए थाईलैंड की फुकेट की ओर जाना था। और इस एयरक्राफ्ट का फिक्स्ड पाथ था, जब ये वाराणसी से उड़ान भरेगा तो धनबाद से होते हुए कोलकाता की तरफ बढ़ेगा। ये एयरक्राफ्ट अपने फिक्स्ड पाथ से हटकर झालदा के ऊपर से उड़ता है और बाद में ये पता चलता है कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड आर्म्स ड्रॉप था। इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद इस फ्लाइट को बॉम्बे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग करने का आदेश दिया जाता है। और इस फ्लाइट में से 7 क्रू मेंबर्स को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें से एक थे पीटर ब्लीच, जो कि UK के एक्स आर्मी मैन थे। और इसके अलावा इस प्लेन में एक पूरा रशियन लैटवियन क्रू भी था। पर सवाल ये है कि इतने सारे हथियार आखिर आए कहाँ से। पीटर ने लैटविया, जो उस समय USSR का हिस्सा हुआ करता था, उसके एक एयर कार्गो ऑपरेटर को कांटेक्ट करता है और उसने एक एंटोनोव AN-26 एयरक्राफ्ट को रेंट पर लेता है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के क्रू में रशियन और लैटवियन पायलट्स को भी लेता है, जिन्होंने पहले भी आर्म्स ट्रांसपोर्ट मिशन किए थे। पुरुलिया के इस आर्म्स ड्रॉप में सबसे खतरनाक चीज़ AK-47 राइफल्स नहीं थी, बल्कि इन हथियारों को खरीदने में की गई पेपर वर्क्स थी। जो हथियार प्लेन में भरे गए थे, उन्हें लीगल दिखाने के लिए ये बताया गया कि ये सारे कंसाइनमेंट्स एक बांग्लादेशी NGO को बिलोंग करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज और ओरिजिन था बुल्गारिया, और लीगल एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिल गया क्योंकि डेस्टिनेशन था बांग्लादेश। पर असली प्लान तो ये था, इन सारे आर्म्स को पुरुलिया के एक गांव में हवा में गिराना है। बाद में चलकर जब CBI इन्वेस्टिगेशन करती है तो इसके तार आनंद मार्ग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए मिलते हैं, जो कि उस समय CPIM के साथ इनकी राइवलरी हुआ करती थी। आनंद मार्ग फाउंडेशन के CPIM के साथ आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे। क्या ये एक पॉलिटिकल रिबेलियन था या फिर इंडिया में किसी फॉरेन पावर ने सिविल वॉर करने की प्लानिंग की थी? रॉ और IB ने इस इंसिडेंट में अपने अपने रिपोर्ट्स दिए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि इस मामले में कौन मास्टरमाइंड था। क्या ये एक रशियन माफिया था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस था, या फिर एक इंडियन पॉलिटिकल सेटअप? आज भी पुरुलिया के लोग उस रात को याद करते हैं जब नींद में आसमान से मौत के समान उतरे थे। मैं खुद ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ इन्फो शेयर कर रहा था। मेरा काम था प्लान एक्सपोज करना, ना कि पूरा करना। पर मुझे पॉलिटिकल स्केपगोट बना दिया गया। पर इंडिया ने पीटर ब्लीच को 7 साल जेल में रखा और 2004 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण इंडिया को वापस इसे ब्रिटेन भेजना पड़ा। ये थी कहानी पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप की, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मास्टरमाइंड आज भी हवा में लापता है।